हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं जिसमें आपका आज से स्टार्ट हो रहा है 10th की आईसीसी का बायो सब्जेक्ट, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू मूव करते हैं। तो आपने बेटा इससे पहले पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि सेल क्या होता है। तो सब लोगों ने पढ़ा है सेल क्या होता है बेटा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसकी वजह से आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। ठीक है, तो ये सब आपको पता है। तो आपको इसमें पढ़ना क्या है बेटा कि आपका जो सेल होता है वो कैसे मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवीजन कैसे करता है, ये आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, देन फिर उसके बाद पढ़ोगे आप जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। ठीक है, आपको सबको पता है आपका जेनेटिक मटेरियल दो होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो जो आपका डीएनए होता है वो बेसिकली यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल जिसे हम बोलते हैं। तो यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है वो किस किस फॉर्म में पाया जाता है? उसी के अंदर आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम के बारे में आपने इसमें पढ़ना है। क्लियर यहाँ पर? तो चलिए फिर आगे मूव करते हैं। इससे पहले बेटा अगर आप सब लोग बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो हमारे स्काइनॉमिक्स अकेडमी में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। आप साइंस, ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में क्यों ना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बेनिफिट क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पर चाहे आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो। 90 डेज तक नॉन स्टॉप क्लासेस दी जाएंगी। फ्री मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जिसमें आपके बेटा क्वेश्चंस दोगे, आप पहले करोगे, देन फिर टीचर्स के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा सोल्यूशन। और अगर आप इन्फॉर्मेशन और चाहते हो तो इस कॉन्टेक्ट नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। क्लियर? चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सेल के बारे में। ठीक है, आप सब लोगों ने इससे पहले सेल पढ़ा है। तो सेल मैंने अभी आपको बताया बेटा सेल क्या होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये चीज होती है आपकी। अब देखो जो आपका बेटा सेल होता है ना, वो आपके डिपेंड करता है कि वो कौन से बॉडी पार्ट का सेल है आपका। ठीक है, तो आप सब लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा, ये इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा सेल डिवीजन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो आपके सेल डिवीजन जो होती है वो भी अगेन दो पार्ट्स में होगी, मियोसिस में, मियोसिस डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, तो ये चैप्टर में आपने कवर अप करना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस चैप्टर में क्या क्या कवर करना है? सेल साइकिल क्या होती है, ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है, और इससे पहले जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपका बेटा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में आपने पढ़ना है कि क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, तो ये हम आप यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सपोज करो ये आपका एक सेल है। आप सबको पता है सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के बाहर जो ये प्रेजेंट है बेटा गैप, यहाँ पर आपका एक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो कि एक सेमी फ्लूइड लिक्विड है। इसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देन ये जो आपकी मेम्ब्रेन है इसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये एनिमल की होगी तो आउटर मोस्ट लेयर आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी। अगर ये प्लांट की होगी, ठीक है, प्लांट का अगर सेल होगा तो उसमें क्या होगी? एक आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने वो नहीं पढ़ना है, बेसिकली हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। जो आपका बेटा न्यूक्लियस होता है ये क्या है? न्यूक्लियस को बेटा हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं हम इसे। क्यों बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल? क्योंकि आपका बेटा जो सेल होता है इसका मेन ऑर्गन क्या है? न्यूक्लियस है, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, जो कि क्या इसके पास जीन आनी चाहिए पेरेंट्स से, या क्या रेप्लिकेशन करना है इसे, क्या चीज पानी है, तो वो सारा का सारी चीज कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि क्या होता है बेटा आपका जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आपके न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपने इसी जेनेटिक मटेरियल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है बेटा आपका? ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ द सेल। इट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्राइजेस द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन सब से जो मिलके बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा जो आपका न्यूक्लियस होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेन
ऑफ द सेल बोलता है। ये आपके पूरे सेल को, अब सेल को कंट्रोल करेगा। अब जब सेल को कंट्रोल कर रहा है तो आपके जो पूरी बॉडी होगी वो किससे कंट्रोल होगी, आपके न्यूक्लियस सेल से कंट्रोल होगी, जो कि आपका न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, कंट्रोल होता है, सेंटर ऑफ द सेल होता है, जिसके पास क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैंने आपने पहले भी पढ़ा होगा, जेनेटिक मटेरियल बेटा बेसिकली दो पार्ट्स में होते हैं, दो टाइप्स के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। एक होता है आपका डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, देखो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पूरे यूनिवर्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरीके के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। एक होता है बेटा आपका डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, आरएनए की अगर फुल फॉर्म की बात करूं बेटा तो ये होती है आपकी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो आपका डीएनए होता है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बेटा आपकी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये किसकी होगी, आपकी डीएनए की होगी। तो ये दो तरीके के आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं। बट यहाँ पर देखो एक्सेप्शन क्या होता है बेटा, जो आपका आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, इसकी क्या होती है बेटा, ये आपका जल्दी जल्दी वेरिएशन लेके आता है। मतलब ये क्या करता है, म्यूटेशन करता है, फास्ट म्यूटेशन करेगा और रेप्लिकेशन भी जल्दी करता है, जिसकी वजह से बेटा जो भी आपका ह्यूमंस में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आएगा, इवोल्यूशन होता है, वो बहुत फास्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएशन जल्दी आएंगे, मतलब चेंजेस जल्दी आते हैं, जिसकी वजह से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं होता है। इसी से जो आपका आरएनए होता है बेटा, इसी से ही आपका एक नया जेनेटिक मटेरियल बना था, जिसका नाम क्या है, डीएनए। डीएनए बना किससे बेटा, आरएनए से ही बना है, ये चीज आपको याद करनी है। तो जो दूसरा आपका जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, वो आपका डीएनए होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिकली यही पाया जाता है, चाहे वो आपके प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, तो उसमें सब में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आपका डीएनए होगा। ठीक है, इसे हमने क्यों सेलेक्ट करा जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है, स्लो वेरिएशन आएंगे। स्लो वेरिएशन होगा, मतलब जो आपका चेंजेस आते हैं इवोल्यूशन के बेसिस में, वो धीरे धीरे होगा। ठीक है, और ये आपका जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है बेटा, सिमिलर रहता है एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स से। जो जनरेशन में पास आउट होता रहेगा आगे आगे, तो वो आपके पेरेंट्स से जो सिमिलर रहती है प्रॉपर्टी, वो जेनेटिक मटेरियल में पाई जाती है। ठीक है, और इसमें म्यूटेशन भी नहीं होता है। क्लियर, और इसकी रेप्लिकेशन पावर भी क्या होती है, बहुत ज्यादा स्लो होती है। इस वजह से हमने ये सेलेक्ट करा है जेनेटिक मटेरियल के बेसिस में। ठीक है, बट जो वायरस होता है, वो आरएनए होता है बेटा, इसका जेनेटिक मटेरियल बेसिकली आपके वायरस में पाया जाता है। ठीक है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आपका आरएनए होता है। ठीक है, आप सबने अभी मोस्ट फेमस एग्जांपल सुना होगा 2-3 साल पहले, कोरोना वायरस। ठीक है, तो कोरोना वायरस क्या कर रहा था बेटा, वो एक वायरस है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, आरएनए था। ठीक है, तो वो क्या करता है, जितने भी वायरस होते हैं बेटा, वो किसी भी बॉडी में बैठकर जल्दी जल्दी रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आपने देखा था कोविड किस तरीके से फैल रहा था, तो वो रेप्लिकेशन उसकी जल्दी हो रही थी, वो अपनी मल्टीप्लिकेशन कॉपीज जल्दी बनाता है। इसलिए ये क्या है बेटा, आपका जेनेटिक मटेरियल वायरस का क्या होता है, आरएनए किसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरसेस का होता है मोस्टली। ठीक है, बट इसमें भी एक्सेप्शन आते हैं, बट ये हमें अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर, तो आपने ये चीज पढ़ ली अब। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, डीएनए ऑर्गेनाइज द डिस्क्रीट यूनिट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब हमने डीएनए के बारे में पढ़ना है स्ट्रक्चर में। अब डीएनए की फॉर्म में ही हम क्या बोलते हैं, उसी को क्रोमोसोम बोलते हैं। तो हमने इस चैप्टर में ये समझना है बेटा कि क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए हम कौन से स्ट्रक्चर को बोलेंगे, क्रोमैटिन हम किस स्ट्रक्चर को बोलेंगे, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने सेल का एक स्ट्रक्चर दे रखा है। इस तरीके से आपका सेल होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, डीएनए। ठीक है, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा आपका क्रोमोसोम। इससे पहले मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। देखो यहाँ पर अगर आपका बेटा इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, बिल्कुल अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कैसा, अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसे आप क्या बोल सकते हो, अनकॉइल्ड क्रोमोसोम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है बेटा, बेसिकली इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे,
क्रोमेटिन्स बोल देंगे इसे। क्या बोल देंगे इसे? क्रोमेटिन्स बोल देंगे। बेसिकली जो आपका न्यूक्लियस होता है बेटा, न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है, बट जो आपका डीएनए होता है बेटा वो बहुत लंबा साइज होता है इसका, ठीक है, बहुत बड़ा होता है। तो उसको आपके न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से फिक्स करना है, तो जो आपका जो क्रोमोसोम होता है या फिर डीएनए होता है बेटा वो अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, मतलब एक ऊन के गुच्छे के जैसे लिपटा हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के अंदर फिक्स्ड है, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं उस कंडीशन में? क्रोमैटिन्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमैटिन बेटा धीरे धीरे क्या होगा, जब इसकी सेल डिवीजन होगी तो ये सेल डिवीजन करते समय बेटा अपना अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर को ओपन करेगा, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे बेटा? क्रोमोसोम बोल देंगे, जब ये इस फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली स्ट्रक्चर ये होता है, बट एक ऐसा भी होता है अगर वो इस तरीके से कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को भी हम क्या बोल देंगे? क्रोमोसोम बोल देंगे, ठीक है। बट बेसिकली जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, जब आपका मेटाफेज आता है, सेल डिवीजन आता है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, ये सिर्फ आपको मेटाफेज स्टेज में दिखेगा। जो मैं आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगी, तो क्रोमोसोम आपका ऐसे बनेगा। तो ये कैसा हो गया? आपका कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाया गया यहाँ पर, जिसे आप क्या बोल दोगे? क्रोमोसोम बोल दोगे। अब क्या होगा बेटा, जो आपका ये वाला क्रोमोसोम है, अब ये जो आपका यहाँ पर क्या हो रखा है, बिल्कुल अभी भी ये कॉइल्ड है। अब इस कॉइल को, इस धागे को आपने और खींच रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जब आप खींचते हो बेटा, तो ये क्या होगा? और ज्यादा क्या हो जाएगा? अनरैप्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और ओपन स्टार्ट हो जाएगा। तो उस स्ट्रक्चर को फाइनली हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। डीएनए क्या होता है? जब आप कंप्लीटली क्रोमैटिन को ओपन कर देते हो, ठीक है, उसके सारे आपको पार्ट दिख रहे हैं, वो किस किस चीज से मिलके बना है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको प्रॉपर तरीके से दिखता है, तब उस चीज को हम बोलते हैं डीएनए, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका डीएनए हो गया, क्रोमैटिन हो गया, या फिर आपका क्रोमोसोम हो गया, ये सारे आपके जेनेटिक मटेरियल है, बट ये अलग अलग स्ट्रक्चर के फॉर्म के बेसिस में हमने इसका नाम चेंज कर रखा है। क्लियर यहाँ पर? तो ये क्या हो गया? आपका ये स्ट्रक्चर है बेटा, इस स्ट्रक्चर को हमने इस तरीके से और ओपन कर दिया, और ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर या इस तरीके से सीढ़ी के जैसा स्ट्रक्चर जो बना देता है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। क्लियर यहाँ पर? ठीक है। तो आपने अभी बेसिकली सबसे पहले क्या पढ़ना है बेटा? ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर, फिर फाइनली हम जाएंगे डीएनए में। क्लियर? देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है? क्रोमोसोम क्या होता है? तो क्या लिखा हुआ है? दे आर द स्मॉल एंड थिन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवीजन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है बेटा? एक स्मॉल एंड थिन लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और ये आपके सेल डिवीजन के फेजेस में एक पर्टिकुलर शेप में आता है, उस शेप को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। और जो ये सेल डिवीजन में जो शेप दिखती है, जो मैंने आपको अभी दिखाई, वो कौन सी शेप होगी, कौन सी स्टेज होगी बेटा? मेटाफेज होगी। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। क्लियर यहाँ तक? देन आता है बेटा, ईच एंड एवरी स्पीशीज हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पहले बता देती हूँ। देखो इस तरीके से आपका ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। बेसिकली बेटा अगर मैं बात करूं, ये सिंगल एक ऐसा होता है, सिंगल ये आर्म्स होती है आपकी क्रोमोसोम की, बट ये क्रोमोसोम हमेशा जो होता है बेटा पेयर्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो जाए, ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होगा। तो इसका डुप्लीकेट पेयर ये बन गया, तब हम इसे बोलते हैं क्रोमोसोम, कंप्लीटली पेयर्ड क्रोमोसोम। ठीक है, ये सिंगल क्रोमोसोम है, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोल दोगे आप? सिंगल क्रोमोसोम बोल दोगे। और ये वाला जो है, इस वाले को क्या बोलोगे आप? पेयर्ड क्रोमोसोम। ठीक है, इस वाले को हम क्या बोलते हैं? पेयर्ड क्रोमोसोम बोलते हैं। अब देखो इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं क्रोमोसोम के, अब ये देख लेते हैं। ये जो बेटा बीच वाला पार्ट है आपका, ये वाला, ठीक है, जो आपके ये चार, अब देखो इस क्रोमोसोम के आपके चार आर्म्स दिख रहे हैं, चार हाथ जैसे दिख रहे हैं आपको, इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है, बीच में एक पॉइंट प्रेजेंट है, वो ये है। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड सेंट्रोमेयर बोलते हैं सर। क्या बोलेंगे बेटा इसे? सेंट्रोमेयर बोलेंगे, जो कि आपके दोनों आर्म्स को डिवाइड कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो उस चीज को हम क्या बोल देंगे? सेंट्रोमेयर बोल देंगे। क्लियर यहाँ तक? देन आता है बेटा, ये आपके दो क्रोमैटिड्स ऊपर है, दो क्रोमैटिड्स नीचे है, दो आर्म्स नीचे है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स बोलते हैं। क्रोमैटिन नहीं है बेटा, ये क्या है? क्रोमैटिड्स है। क्लियर यहाँ पर? तो आपके दो क्रोमैटिड नीचे है, दो क्रोमैटिड ऊपर है, बेसिकली कितने हो गए? 4, टोटल 4 क्रोमैटिड्स हो गए आपके वन पेयर में। क्लियर यहाँ पर? देन आता है बेटा, जो आपका ये एंड पॉइंट होता है, इस एंड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? टीलोमेयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका बेटा ये क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम की मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर जीन प्रेजेंट होती है।
ठीक है, जो हम इस चैप्टर में आगे नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है आपका कि जीन क्या होता है। तो जीन की लोकेशन क्या होती है, क्रोमोसोम के डीएनए के आउटरमोस्ट लेयर में जो आपका प्रेजेंट होता है, जो कि आपका जीन ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो वो कहाँ पर लोकेटेड है, आपके क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होता है। क्लियर, तो यही चीज आपको यहाँ पढ़नी है। अब देखो मैं बताना क्या चाह रही थी आपको, क्रोमोसोम जो होता है बेटा ये हमेशा पेयर्ड में होता है क्रोमोसोम, ठीक है, हमेशा कैसा होगा, ये पेयर्ड में क्रोमोसोम होगा। पेयर्ड में क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है बेटा, जो आपका सपोज करो ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, ये डबल क्रोमोसोम है, तो ये सिंगल क्रोमोसोम बेटा डबल कन्वर्ट कैसे हुआ, तो जो आपको सबको पता है बेटा, जब आपका सेल डिवीजन होता है या फिर कोई भी नया इंडिविजुअल बनता है, ठीक है, नया पर्सन बनता है, तो वो कैसे बनता है बेटा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट की फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स कितने होते हैं, दो पेरेंट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो आपका हाफ क्रोमोसोम जो होता है, एक सिंगल पेयर ये आता है आपके फादर के पास से और दूसरा सिंगल पेयर आता है आपके मदर के पास से, तब जाके वो जब कंबाइन होते हैं तब जाके आपका पेयर क्रोमोसोम बनता है। क्लियर यहाँ पर, तो हमेशा जो ह्यूमंस होते हैं बेटा उनके क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। आप सबको पता होना चाहिए जो ह्यूमंस के क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होंगे अगर सिंगल की बात करो, एक एक करके, बट अगर पेयर्स की बात करोगे तो कितने हो जाएंगे, 23 पेयर्स हो जाएंगे। क्लियर यहाँ पर, ऐसे ही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हर स्पीशीज की अलग अलग क्रोमोसोम नंबर पाई जाती है, प्लॉइडी लेवल पाई जाती है, फिक्स नहीं है। मतलब जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस के सारे ह्यूमंस में क्रोमोसोम इतने ही होंगे, बट कोई जो और एनिमल होगा, कोई और स्पीशीज होगी, उसका क्या होगा, अलग होगा। क्लियर यहाँ पर, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, ईच एंड एवरी स्पीशीज हैज अ फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड एवरी ऑफ दैट स्पीशीज हैज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी एवरी स्पीशीज है जो जिसका फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो तो सेम पाया जाएगा, बट कोई और उससे रिलेटेड कोई और दूसरी स्पीशीज आ चुकी है, ऐसे ह्यूमंस हो गए हम यहाँ पर, और मैंने अपने साथ कोई किसी और एनिमल को खड़ा कर दिया, जैसे डॉग हो गया, तो उसका क्रोमोसोम नंबर दूसरा होगा, ह्यूमंस का क्रोमोसोम नंबर दूसरा होगा। बट मेरे साथ कोई और खड़ा है ह्यूमन, तो उसका क्रोमोसोम नंबर मेरे से सिमिलर ही होगा, 46 ही होगा। क्लियर यहाँ पर, देख क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स हैव अ फिक्स्ड 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और जिसका अगर पेयर की बात करें तो कितने हो जाएंगे बेटा, 23 नंबर ऑफ पेयर्स हो जाएंगे। क्लियर यहाँ पर, नेक्स्ट आता है, देखो बेटा यहाँ पर स्ट्रक्चर में आ जाता है फिर से दोबारा, जो आपका ये क्रोमोसोम था, पेयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इस पेयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम में आपको क्या दिख रहा है, एक ये सिंगल क्रोमैटिन था और ये सिंगल क्रोमैटिन, ठीक है। अब इसमें बताओ मेरे को 4 क्रोमैटिन दिख रहे हैं आपको। अब आपको मैंने एक पूरे बायो में आप लोगों ने टर्म सुनी होगी, होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस, ठीक है। कहीं पे भी वर्ड में अगर होमो लगता है तो उसका मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, अगर मैं बात करूँ बेटा नीचे वाले इन 2 क्रोमैटिन की, तो ये और ये क्रोमैटिन एक दूसरे के क्या होंगे, होमोलोगस होंगे, मतलब एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। वैसे ही ऊपर वाले एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, जिसे हम क्या बोल देंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम बोल देंगे, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। इसी को आप क्या नाम दे सकते हो, सिस्टर क्रोमैटिड्स भी दे सकते हो। बट वहीं अगर मैंने बात करी बेटा, ये एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है आपका, यहाँ देखो ये एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है आपका, इसी के बगल में दूसरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम मैंने आपको बना दिया, तो इसकी एक सिस्टर, ये वाली आर्म और इसकी वाली आर्म, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पेयर्स है ना, तो इन दोनों का अगर मैं सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात करूं तो ये कैसे हो जाएंगे आपकी, हेट्रोजाइगस, हेट्रोलोगस या हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम या फिर क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखो क्या लिखा हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम आर द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम हैव द सिमिलर शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम होता है बेटा, उसमें कितने नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट होनी चाहिए, उसकी शेप क्या होनी चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, ये सारा का सारा दोनों का सेम होगा, इसलिए हमने उसका क्या नाम दे दिया, होमोलोगस क्रोमोसोम नाम दे दिया, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स नाम बोलते थे। क्लियर है तक, चलो। इन अ पेयर वन क्रोमोसोम कम फ्रॉम द ईच पेरेंट, देखो वही चीज आ गई, जो आपके पेयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं बेटा, एक पेयर आपके एक एक पेरेंट से आता है, एक पेयर आपका आएगा मदर से और दूसरा पेयर कहां से आएगा, आपके फादर से। क्लियर है तक, चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। देखो ये रहा आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये सिंगल क्रोमोसोम है,
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सेंट्रोमियर हो गया, ये आपके दोनों अपर एंड लोअर क्रोमैटिड्स हो गए। अब इस क्रोमैटिड्स के अंदर आपको ये लिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यही क्रोमोसोम के अंदर क्या लोकेटेड होगा, जो अभी कॉइल्ड नहीं हुआ, ये क्या होगा आपका डीएनए प्रेजेंट होगा। क्लियर, यहाँ पर ये सिंगल हो गया, ये आपका डबल हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर देखो आपको अब दोबारा समझा देती हूँ होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस क्या होता है। अगर मैं इन दोनों पेयर्स की बात करूं, पेयर क्रोमोसोम की, तो इसे आप बोल दोगे होमोलोगस, इसे क्या बोल दोगे, होमोलोगस बोल दोगे। बट अगर मैं वहीं पे बात करूं बेटा, एक ये वाले क्रोमोसोम की मैंने ये वाली आर्म ले ली और इस वाले क्रोमोसोम की ये वाली आर्म ले ली, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के हेट्रोलोगस होंगे, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे, इसे आप क्या बोल दोगे, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम बोल दोगे। क्लियर यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो कौन सी है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी। बट अगर इसकी और इसकी बात करूं तो ये कैसी होंगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा जो आपके सेंट्रोमेयर है, बीच में आपको दो नीचे आर्म दिख रही है, दो ऊपर आर्म दिख रही है। तो जो आपकी नीचे वाली आर्म होती है बेटा वो लॉन्ग आर्म होती है और ऊपर वाली आर्म क्या होगी, शॉर्ट आर्म होगी। ठीक है, दोनों के दोनों इक्वल नहीं होते हैं साइज में, और इन्हीं के अंदर क्या लोकेटेड होगा, आपका डीएनए लोकेटेड होगा। ठीक है, देखो ये भी एक स्ट्रक्चर आपको, और जो मैंने आपको टेलोमेयर बताया था वो क्या है आपका, जो आपके दोनों क्रोमैटिड्स के एंड पॉइंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, टेलोमेयर बोलते हैं। क्लियर यहाँ पर। चलिए अब रीड कर लेते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जो चीज मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इन अ न्यूक्लियस ईच क्रोमोसोम व्हेन द पेनिट इज कंडेंस्ड टू फॉर्म द कंसिस्ट ऑफ द टू आइडेंटिकल कॉइल्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज द क्रोमैटिड्स। ठीक है, क्रोमैटिड्स आपने क्या पढ़ा बेटा, जो कि आपके सेंट्रोमेयर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो रहे हैं, अपर आर्म लोअर आर्म, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इन द न्यूक्लियस के अंदर जो आपके क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं बेटा वो क्या हो रहे हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है टू आइडेंटिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। देन ईच क्रोमैटिड्स आर जॉइंट एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट से जॉइंट होते हैं बेटा, टीलोमेयर से, व्हिच हेल्प इन द अटैचमेंट टू द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब देखो स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखना, जब बेटा आपका जिस टाइम आपका सेल डिवीजन करेगा, जब आपका सेल डिवीजन होता है तो जो आपका ये टेलोमेयर होता है ना बेटा, इसमें आपके कुछ इस तरीके से रेज निकलती है, और वो जब सेपरेशन होगा आपका क्रोमैटिन का, जब आपके दोनों अपोजिट पोल्स क्या करेंगे, उसे सेपरेट करेंगे। जैसे सपोज करो ये आपका टेलोमेयर है, ये सेल के अंदर प्रेजेंट है आपका, तो जब आपका सेल डिवीजन होगा बेटा तो ये जो आपका बीच वाला पार्ट होता है ये आपका लोअर वाले आर्म सेपरेट हो जाएंगे और अपर वाले आर्म सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों अपोजिट पोल में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अपोजिट पोल में कोई ऐसी चीज होती है जो इन दोनों को खींचती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोल दोगे उसे, स्पिंडल फाइबर्स। तो इस तरीके से आपकी देखो तार की जैसे ऐसे नेटवर्क बना हुआ रहता है जो कि इनको अपोजिट पोल्स में खींचने के लिए हेल्प करता है। क्लियर यहाँ तक। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये सिर्फ कब फॉर्म होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे फॉर्म होगी, अदरवाइज आपको ये नहीं दिखेंगे। और जैसे ही आपकी सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी ये आपके स्पिंडल फाइबर्स क्या हो जाएंगे, इनविजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है द रीजन ऑफ आइदर वन साइड ऑफ द सेंट्रोमेयर नोन एज आर्म्स एंड अनदर आर्म्स कंसिस्ट ऑफ ब्रेड लाइक एग्रीगेट्स कॉल्ड एज द क्रोमोमेयर्स। ठीक है, अब ये क्रोमोमेयर्स क्या है बेटा, अगेन देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बोला है आपसे, जब आपके ये आर्म्स दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो जब आपके ये पूरा ऊपर वाला डिवाइड हो जाएगा और ये नीचे वाला डिवाइड हो जाएगा, तो जो ये सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोमेयर्स बोलते हैं। क्लियर। Then some chromosome have a knob-like structure known as satellite, and the protective covering of the end of the chromosome are called as the telomere. ठीक है, जो आपको मैंने लास्ट वाला पार्ट दिखाया था बेटा, जो एंड होते हैं क्रोमैटिड्स के, उसे हम क्या बोलते हैं, टेलोमेयर बोलते हैं। और उस टेलोमेयर में बेटा जब आपके स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है ना, तो वहां पर एक स्टार के तरह का एक सैटेलाइट फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि उन्हें देता है कि यहाँ से आपके स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ वन लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद द मेनी प्रोटीन। ठीक है, जब आपका क्रोमोसोम बेटा बन जाता है, वो आपका अनकॉइल्ड होना स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, आपका डीएनए फॉर्मेशन होता था। तो डीएनए भी किससे मिलके बना है बेटा, बहुत सारे प्रोटीन से मिलके बना होगा, तो उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ठीक है, अभी हम पूरा का पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं आगे, अभी आपका एक क्रोमोसोम का पढ़ना है।
ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद द मेनी प्रोटीन, जो बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर बना है। दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए कॉल्ड एज द क्रोमैटिड्स, क्या बोल दोगे इसे, क्रोमैटिड्स बोल दोगे। जब आपके बहुत सारे इस तरीके से बेटा अनकॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर इकट्ठा हो जाते हैं तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, क्रोमैटिड्स बोल देंगे, या फिर जब ये आपको इस तरीके से ऊन की गोले के जैसे दिख रहा है। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट आता है, द क्रोमैटिड्स मटेरियल इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू सब्सटेंस व्हिच आर फॉलो एज डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। जो आपका बेटा ये इस तरीके से आपका गुच्छे जैसा बना हुआ है स्ट्रक्चर, से हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। ये दो चीजों से मिलकर बनता है, डीएनए से एंड हिस्टोन प्रोटीन से। अब यहाँ पर डीएनए तो आपको समझ में आ रहा होगा, बट नेक्स्ट आता है बेटा आपका हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली क्या होता है बेटा, जहां पर आपका डीएनए क्या करता है, अपने आप को कोड कर रखा है, मतलब अपने आप को कॉइल जो स्ट्रक्चर करता है, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला बेटा, जो आपका डीएनए होता है उसका बहुत बड़ा लार्ज साइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस होता है बहुत ज्यादा स्मॉल। तो इतने बड़े डीएनए को हम किस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर फिक्स करें, तो उसको आप क्या करते हो, एक आपका कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये आपका एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। अब इस हिस्टोन प्रोटीन में क्या होगा बेटा, इस तरीके से आपका डीएनए सांप के जैसे इसके ऊपर लिपटा हुआ होगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स बोलते हैं, या फिर फाइनली हम इसी को क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोसोम बोल देंगे, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके का बेटा जो आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, बहुत मिलियंस में, मतलब डीएनए से भी ज्यादा आपका हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है इन क्रोमोसोम के अंदर, जो कि आपके डीएनए को क्या कर रहा है, रैप करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ताकि ये बहुत सारा इकट्ठा हो सके एक ही सरफेस एरिया में, आपका ज्यादा डीएनए रैप्ड हो सके, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन में कवर होता है। तो ये आपका जैसे मोतियों की माला होती है ना बेटा, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना देता है और पूरे आपके क्रोमोसोम में न्यूक्लियस के अंदर फिक्स होता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, जो आपका हिस्टोन क्रोमैटिन होता है बेटा, वो दो चीजों से मिलकर बना है, डीएनए से एंड हिस्टोन प्रोटीन से। तो डीएनए अबाउट 40% प्रेजेंट होगा और जो हिस्टोन प्रोटीन होगा वो बेटा 60% प्रेजेंट होगा। तो मतलब प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू डीएनए से। क्लियर यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, अगर आप सब लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो उस क्रैश कोर्स की क्लासेस कहाँ मिलेंगी आपको, पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, तो हमारा बेटा कोचिंग का एक ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम क्या है बेटा, स्काइनामिक्स एकेडमी। तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में जाकर, जहां पर आपको सारे क्रैश कोर्स की क्लासेस भी उसी के अंदर चलेंगी। ठीक है, आपको और क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, जितना भी बेटा स्टडी मटेरियल होगा आपको उसी ऐप के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा, साथ में डेली आपको फ्री क्विजेस भी उसी के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ऐप के थ्रू बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए आप ये डाउनलोड कर सकते हो गूगल स्टोर में जाके। क्या नाम है, स्काइनामिक्स एकेडमी नाम। क्लियर यहाँ पर, चलें फिर देखो बेटा, इस तरीके से आपका डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज डीएनए। ठीक है, तो ये आपका पूरा डीएनए होता है। जब आपका डीएनए बिल्कुल अनकॉइल्ड हो जाता है, बिल्कुल हम उसे खोल देते हैं, तो इस तरीके से आपको डीएनए का स्ट्रक्चर मिलता है, जिसे आप क्या बोलते हो, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नाम देते हैं हम इसे। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 लेयर्स दिख रही है ना, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और हेलिक का मतलब क्या होता है, आपको देखो ये जिगजैग दिख रहा है, जैसे सीढ़ियां होती है आपकी, उस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये आप क्या बोलते हो, उसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपका डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, जीन क्या होता है, ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को बेटा यहाँ तक पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।